नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मयूर नॉवेल्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम सर्वनाम के बारे में जो पहले अध्ययन कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद, जो पुरुषवाचक हम कह सकते हैं सर्वनाम का जो पहला भेद है, हम बात कर रहे थे किसकी विद्यार्थियों? सर्वनाम की बात कर रहे थे। सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, पर आज हम सर्वनाम को आगे बढ़ाते हुए सर्वनाम का दूसरा जो भेद है जिसका नाम क्या है विद्यार्थियों? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है विद्यार्थियों? निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं, 6 में से एक को हमने पढ़ लिया। आज हम निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे, पहले तो समझते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम है क्या। यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो लिखिए विद्यार्थियों, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम का दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। हमने लिखा है वे शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध कराए, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। अब इसमें यह एकदम निश्चित है कि यह मेरा घर है। इसमें जो कौन सा होगा? यहाँ पर एक वाक्य के अंदर एक निश्चित भाव आ रहा है कि यह मेरा घर है। इसमें हम कोई दोहराए नहीं है कि ये दूसरे किसी का घर हो सकता है, यानी यह मेरा घर है। उसी प्रकार से मैं दूसरा वाक्य लिखता हूँ। पहला वाक्य हमने देखा है, इसमें निश्चय का बोध हो रहा है, किसी निश्चित वस्तु यानी निश्चित स्थान का बोध हो रहा है और हमारी है इस प्रकार से। और अगला वाक्य में लिखता हूँ, वे जो बैठी हैं अध्यापिकाएं हैं। वे जो बैठी हैं अध्यापिकाएं हैं। अब यहां पर भी एक निश्चित कह सकते हैं निश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है। इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, उसे हम जो है क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। एक उदाहरण और भी देख सकते हैं, तीसरा उदाहरण और देखते हैं। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। यानी इसमें भी एक निश्चय का बोध हो रहा है, निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है कि यह मेरी है। और इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं विद्यार्थियों कि जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसी प्रकार से हम इन भेदों को आगे बढ़ाते हुए तीसरे भेद की बात करेंगे विद्यार्थियों। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें और कक्षा को पूरा ध्यान से देखा करो विद्यार्थियों, आप देखते हो नहीं। और इस प्रकार से जो है कक्षा को बिल्कुल ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। और अगला जो तीसरा भेद है वो हमारे रहेगा अनिश्चयवाचक। क्या रहेगा विद्यार्थियों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देवे, सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? अनिश्चयवाचक।
अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिए, सर्वनाम का तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का क्या नहीं कराते हैं? बोध नहीं कराते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। पहले परिभाषा को देखते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। बोध नहीं कराते हैं। समझने का प्रयास करिए विद्यार्थियों। उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चय वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, उससे भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक भी लिखना, बीच में आप लिख सकते हो वाचक, सर्वनाम कहते हैं। देखिए इसके उदाहरण। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए विद्यार्थियों, समझने का प्रयास करिए। बाहर कोई आया है। बाहर कोई आया है। ये कोई शब्द है ना, यहां पर कोई शब्द देखना। बाहर कोई आया है। पता नहीं चल रहा है कौन आया, लेकिन बाहर कोई आया है। कोई शब्द जो है यहाँ पर अनिश्चय का बोध करवा रहा है। पता नहीं चल रहा है कौन है। अब देखिए, बाजार जाने के लिए किसे कहूं? बाजार जाने के लिए किसे कहूं? किससे जो शब्द है ना, ये किसका बोध करवा रहा है यहाँ पर? लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें प्रश्नवाचक भी हो सकता है। इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं दूध में कुछ गिरा है। अगला हम उदाहरण देखते हैं। इसमें आपके प्रश्नवाचक हो रहा है, किससे का जो बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो प्रश्नवाचक का भी हो सकता है। एक उदाहरण और देखते हैं, उसमें हम देखेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखूं, दूध में कुछ गिरा है। दूध में कुछ आ गया, कुछ शब्द आ गया, कोई आ गया, ऐसे शब्दों को हम अनिश्चयवाचक। दूध में कुछ गिरा है, पता नहीं क्या गिरा, लेकिन कुछ गिरा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या गिरा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद में अगला जो हमारा भेद रहेगा विद्यार्थियों, वो क्या रहने वाला है? इसके बाद में अगला चौथा भेद है। कौन सा है? तो आप सबको पता ही होगा। चौथा भेद बहुत महत्वपूर्ण भेद है, जिसकी बात अब हम करने वाले हैं। अभी तक हमने 3 भेदों को पढ़ लिया है, और चौथा भेद विद्यार्थियों देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा विद्यार्थियों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं, प्रश्न का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्नवाचक सीधा नाम से ही लग रहा है प्रश्न, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गांव कौन सा है, कौन सा, क्या, कौन, किसे, इस प्रकार से जो शब्द आएंगे ना। तो देखिए विद्यार्थियों, उदाहरण जैसे तुम्हारा गांव कौन सा है, तुम्हारा गांव कौन सा है। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य आएगा विद्यार्थियों, जब प्रश्न किया जाएगा ना पीछे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी अवश्य आएगा। अब दूसरा में तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पर क्या आ गया, प्रश्न का बोध हो रहा है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा अवश्य ही, ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों। तो किससे, कौन, कहाँ, ये इस प्रकार से शब्द आएंगे, कौन सा, तो इस प्रकार के जो प्रश्न का बोध अवश्य कराएंगे उन्हें जो है हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज आपने जो है सर्वनाम के तीनों भेदों को पढ़ा, पहला निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चय और तीसरा प्रश्नवाचक, और एक भेद हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सभी विद्यार्थी जो हैं उन्होंने चार भेदों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि चार भेद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो सभी विद्यार्थी जो हैं घर पर रहकर के इस कोरोना काल के अंदर जो हैं अवश्य पढ़ाई कर रहे होंगे, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, और सभी विद्यार्थी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे।